नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। बस अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी ने बंगाल के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा के चुनावी मैदान में बीजेपी ने अपने तीन सांसदों को उतार दिया है। लोकसभा के सांसद बाबुल सुप्रियो और लॉकेट चटर्जी के साथ ही साथ राज्यसभा से सांसद स्वप्न दास गुप्ता को भी बीजेपी ने विधानसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करके ये बता दिया है कि बीजेपी बंगाल को लेकर कितनी सीरियस है, कितनी फिक्रमंद है। लेकिन बीजेपी की इस राजनीतिक रणनीति पर सवाल ये कि क्या विधानसभा के लिए बीजेपी के पास चेहरों की कमी पड़ गई थी? क्या विधायकों की लड़ाई में सांसदों को उतारना बीजेपी की कमजोरी तो नहीं दिखा रही? जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए हैं और इनमें बाबुल सुप्रियो सांसद, केंद्रीय मंत्री, इनमें स्वप्न दास गुप्ता राज्यसभा के सांसद, इनमें लॉकेट चटर्जी जो एक और हैं। क्या कुछ कहा बीजेपी ने अपने इन चेहरों को उतारने के बाद? युवा चेहरे भी हैं लेकिन सांसद भी। बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं राजनीति में, जो ममता बनर्जी की पार्टी से त्याग पत्र दे के आए थे। ऐसे राजीव बनर्जी वह जोमदूर से चुनाव लड़ेंगे। फेमस जिसे गायक कहते हैं, उसी के साथ साथ अभी केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी चुनाव लड़ेंगे चंडीताला से। चंडीताला सांसद, राज्यसभा के सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता, eminent academician, journalist also, Sri Swapan Das Gupta will contest from Charokeshwar. चंडीताला से बहुत ही प्रसिद्ध जो एक्टर है श्री यश दास गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। यश दास गुप्ता। तो बीजेपी ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपने हाई प्रोफाइल सांसदों को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। तो ममता बनर्जी की तैयारी भी कम नहीं है। पैर में चोट लगी है ममता के, लेकिन एक अनुमान से एक दिन पहले ही ममता ने व्हील चेयर पर सवार होकर कोलकाता में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो कर दिया। हालांकि बस अब से कुछ ही देर बाद खड़गपुर में गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो करने वाले हैं। कुल मिलाकर बंगाल में रोड शो और भारी भरकम रैलियों के दम पर अपनी अपनी दावेदारी को बीजेपी टीएमसी दोनों मजबूत कर रहे हैं। तीन सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है विधानसभा चुनाव के, और उनमें एक हैं राज्यसभा के स्वप्न दास गुप्ता सांसद। हमारी संवाददाता पॉलोमिन ने उनसे बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त सांसद स्वपन दास गुप्ता जी हैं। अब सांसद नहीं, आप चुनावों के मैदान में उतर रहे हैं सीधे। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में तारकेश्वर से आपका कैंडिडेट अनाउंस किया है भाजपा ने। पहली आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहले तो हम चुनावी राजनीति में ये पहला कदम, तो हम सीखने का बहुत भी है और अनलर्न करने का भी बहुत कुछ है। दूसरी बात है कि आज भाजपा पश्चिम बंगाल में एक जगह में आया है जहां एक महान एक परिवर्तन सामने देख रहे हैं। लोग उसीलिए उत्साहित है, लोग इसीलिए बहुत इंस्पायर्ड है, और ये इसको सब कंस्टिट्यूएंसी, सब क्षेत्र में इसको प्रकाश देने के लिए, इसका एक मोमेंटम बनाने के लिए आज हम लोग का एक बड़ा दायित्व है। ये सामने दिन में हम छोटा रूप में तारकेश्वर में ये करेंगे। आपके लिए ये काफी, जैसे आपने कहा, एक नया अनुभव होगा। एक्टिव पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में पॉलिटिक्स में बहुत दिन से, हाँ, इलेक्शंस में उतरना, द डस्ट एंड ग्राइम ऑफ इलेक्शंस जो कहते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो वो आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखेंगे, अब एक हफ्ते के बाद आप पूछिए। जिस तरह से हम आपको इस इलेक्शन कैंपेन में देख रहे थे, शायद पूरी तरह से सरप्राइज नहीं है कि आप खुद चुनावों में उतरे हैं, पर क्या आपके लिए रहा ये सरप्राइज? हाँ, थोड़ा बहुत सरप्राइज तो है ही,
क्योंकि जो दायित्व हमको दिया है, जो भी दायित्व हम तो अमित जी, मोदी जी जो दायित्व हमको दिया है 2017 साल से हमको दिया है, बोला कि पश्चिम बंगाल में लगे रहो, तो हम लगे रहे। ऐसा भी मैसेज जाता है कि भाजपा के पास अपने असेंबली के लड़ने के लिए उतने कैंडिडेट्स नहीं थे, इसलिए सांसदों को उतार दिया। देखिए, कैंडिडेट्स तो बहुत है, ओवर सप्लाई है। ओवर सप्लाई है तो सांसदों को उतारने की क्या जरूरत? नहीं, ओवर सप्लाई है कि राइट जगह में। पिछले बार हम लोग का सब बहुत सा लोग सांसद हो गया है, तो ठीक है, ठीक जगह में रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, बट ब्रिंग द एंटायर बटालियन टू bring out the entire battalion, pulling out also everything. Alright, so ये स्वपन दासगुप्ता जी का कहना है कि bring the entire battalion to the ground, यही भाजपा ने किया है आज के अपने कैंडिडेट लिस्ट के अनाउंसमेंट के साथ। कैमरामैन रक्तिम के साथ खड़गपुर से पौलमी, आज तक। हमारे साथ इस समय शिशिर बाजोरिया जी, जो कि बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मानव जायसवाल जी हमारे साथ हैं, डीएमसी प्रवक्ता पार्था मुखर्जी जी, वेस्ट बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता शिखा मुखर्जी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रोफेसर संगीत रागी जी, जो कि संघ के जानकार हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद और सभी का स्वागत। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले सीधे लिए चलते हैं पौलमी साहा हमारी संवाददाता के पास खड़गपुर, जहां पर रोड शो होना है, रैली होनी है। लेकिन पौलमी, दिलीप घोष का ये इलाका है और इलाके में अभी अमित शाह पहुंच रहे हैं। किस तरह की वहां पर उत्सुकता है, उत्साह है, और क्या आज यहां से संदेश जा सकता है? पौलमी। जी सईद, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम है यहाँ पर, जो यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचेंगे और अपने रोड शो पे निकलेंगे यहाँ से। खड़गपुर, जैसे आपने कहा, ये गढ़ है दिलीप घोष का। इस बार तो वो खुद यहाँ से असेंबली में नहीं लड़ रहे हैं, सांसद वो हैं, और एक तरह से चाहते भी थे कि इलेक्शन में लड़े, पर भाजपा ने उनको उतारा नहीं है मैदान में। भाजपा ने खड़गपुर सदर, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, वहाँ से उतारा है एक्टर किरण चैटर्जी को। वो खुद यहाँ पर आएंगे, तो माहौल यहाँ पर काफी उत्साह भरा हुआ है। यहाँ पर काफी सारे भाजपा कार्यकर्ता आए हुए हैं, और ये जो 2 दिवसीय दौरा है गृह मंत्री का, उन्हें लगता है कि एक तरह से माहौल क्रिएट करेगा, और ये उनका पहला दौरा होगा ममता बनर्जी की जो इंजरी हुई थी नंदीग्राम में, उसके बाद। तो क्या गृह मंत्री उसके बारे में कुछ बोलेंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में, इसी बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सही, ठीक है पौलमी, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं खड़गपुर में। तो जैसे ही अमित शाह आते हैं, एक बार हम दोबारा आपके पास आएंगे, बात करेंगे। लेकिन शिशिर बाजोरिया जी, शिशिर जी, आपने अपने 3 मौजूदा सांसदों को विधानसभा के इस मैदान में उतार दिया है। क्या आपके पास विधानसभा के लिए दूसरे उम्मीदवार नहीं थे? उम्मीदवारों की कमी पड़ गई थी जो आपको अपने सांसदों को उतारना पड़ा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ये लड़ाई हमारे लिए जीत की लड़ाई है। हमारे दल ने जिसको जहां सही समझा है और वैसे ही प्रार्थियों का चयन किया है और वो नाम का घोषणा हुआ है। अब यदि उसमें 3 लोकसभा के सांसद हैं, 1 राज्यसभा के सांसद हैं, तो उससे क्या हुआ? ये हमारे दल के सदस्य हैं और पार्टी ने सही समझा कि उनको वो क्षेत्र उनके लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र है, वहां से जीतेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा, ये लड़ाई हमारे लिए जीत। शिशिर जी, हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे पूरी, लेकिन आप ही के बंगाल बीजेपी के प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, क्योंकि रोड शो में है अमित शाह जी के साथ, वहां पर गाड़ी से, कार से ही हमारे साथ जुड़ गए। बहुत धन्यवाद कैलाश जी समय निकालने के लिए। कैलाश जी, आपने अपने सांसदों को उतार दिया, अब लिस्ट आ गई है। क्या आपके पास स्थानीय नेता नहीं है जो आपको अपने सांसदों को अब चुनाव लड़वाना, विधानसभा चुनाव लड़वाना पड़ रहा है? कैलाश जी। भाई, आप तो जानते हैं कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और सरकार बनाना, उसके बाद फिर सरकार चलाना, ये भी बहुत जरूरी है। तो आप सांसद की बात कर रहे हैं, हमने एक अशोक लहरी जैसे एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट को
टिकट दिया है। तो आखिर प्रदेश का विकास करना है, प्रदेश को विकास की 40 साल से जो प्रदेश विकास की प्यास में है, उसकी प्यास बुझाने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सरकार अच्छी तरीके से चला सके, और एक सोनार बंगला का सपना जो बंगाल की जनता को लोगों ने दिखाया, उसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। और इसलिए कुछ ऐसे लोग जो सरकार भी चला सके, ऐसे लोगों को हमने टिकट दिए हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी, कार्यकर्ता बहुत है, पर कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी चाहिए जो थोड़े से एकेडमिक रूप से साउंड हो, तो उन सब लोगों को हमने टिकट दी। ठीक है कैलाश जी, लेकिन कैलाश जी अभी भी इस वक्त आप अमित शाह जी की रैली का इंतजार है, वहीं पर आप जा भी रहे हैं उन्हें रिसीव करने। लेकिन अमित जी, जबरदस्त आपके केंद्रीय नेताओं ने, चाहे प्रधानमंत्री हों, आपके बीजेपी अध्यक्ष हों, नड्डा जी हों, अमित शाह हों, लगातार दौरे पर दौरे आप लगातार वहां पर टिके हुए हैं 6 साल से। ऐसा लगता है कि आप मध्य प्रदेश नहीं, अब तो आप बंगाल ही आपका प्रदेश हो गया है। क्या ये आरोप आपके इन दौरों के बाद लगातार टीएमसी की तरफ से होता है कि आपका कैडर, बीजेपी का कैडर वहां पर संगठन का कमजोर है, इसलिए आप लोगों को बुरी ताकत यहां पर लगानी पड़ रही है और इसीलिए आप भी डेरा जमा कर बैठ गए बंगाल में? इसका नुकसान होगा? ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से हमारी संगठनात्मक क्षमता यहाँ पर थोड़ी सी कम थी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और हमारे लिए, संगठन के लिए, संगठन की जमावट के लिए एकदम नया प्रदेश है ये, क्योंकि हम जिले के केंद्रों में तो थे पर गांव तक नहीं पहुंचे थे और पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे थे। अब हमें कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हम लगभग 80% पोलिंग बूथ तक पहुंच गए हैं, और ये पिछले कई सालों का श्रम है हमारे कार्यकर्ता। संपर्क हमारा कैलाश विजयवर्गीय से यहाँ पर टूट गया क्योंकि वो कार में हैं और स्काइप के थ्रू हमसे जुड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। तो हम शिशिर जी आएंगे भी, लेकिन 2 प्रतिक्रिया क्योंकि आपकी और आपके नेता कैलाश विजयवर्गीय जी की हो चुकी है। मानव जी, आपको लगता है कि बीजेपी बेहद आक्रामक है? केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर जबरदस्त आक्रामक ढंग से रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड अपने सांसदों को भी अब विधानसभा चुनाव में उतार रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं टीएमसी को डरने की जरूरत है, या टीएमसी को लग रहा है कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? सभी को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार और आपको सर मेरा नमस्कार। बहरहाल जो ये दिख रहा है, जो आज आपके सर 14 तारीख है, 14 मार्च, पहला चरण हमारा 27 मार्च को है। ये हम सभी को दिख रहा है कि बीजेपी किस तरीके से चिंतित है, डरी हुई है, कि उनको पता है कि उनके पास लोकल नेतृत्व में कोई चेहरे नहीं है, कोई उनको ज्वाइन नहीं करना चाहता। और आज भी मैं आपको सर बता रहा हूँ, दमखम से बता रहा हूँ कि बहुत लोग जो बीजेपी को ज्वाइन किया है या बीजेपी में जो थे, वो आज भी निरंतर हमारे संपर्क में है। और हो सकता है 1 ही 2 दिन में बहुत सारे लोग हमको वापस से ज्वाइन करेंगे। और ये ज्वाइनिंग का सिलसिला हमारा अब चालू हुआ है। अब बीजेपी का खेला खत्म दिखते ही लोगों को पता चल गया है कि बीजेपी के पास चेहरे नहीं है। उनको रात भर लग गया। मानव जी, देर नहीं हो गई और इससे क्या हासिल हो जाएगा? जो आपके नेता आपको छोड़कर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए, अगर दोबारा आ भी जाएंगे तो आपको क्या हासिल हो जाएगा इससे? और आपको नहीं लगता है बहुत देर हो गई है? अब तो मुद्दे चाहिए, मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप लोग हैं। सर, मुद्दे तो हमारे प्रखर रूप से सबके सामने हैं। हमने कन्याश्री दिया, हमने रूपोश्री दिया, हमने बंगाल को उन्नयन किया, 35 साल के अंधकार को सूर्य की तरह प्रकाशित किया बंगाल को। आज देखिए, इतना सूर्य की तरह प्रकाशित है, इसीलिए तो शासन हमारे पीछे लगा हुआ है। मोदी शासन हमारे पीछे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उनको बंगाल दिख रहा है। वैसे पूरे देश को बंगाल नहीं दिखता था 10 साल पहले। आज पूरे देश को बंगाल ने जागरूक किया है कि बंगाल भी है, और हमने जोर शोर से हल्ला बोल किया। हल्ला बोल हमारी हो चुकी है सर। हम पूरे देश में प्रचलित हो रहे हैं और हर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। यही तो तकलीफ है इनको कि भैया ये छोटा प्रांत बढ़ कैसे रहा है, एक नेत्री बढ़ा कैसे रही है, एक महिला कैसे आगे लेके जा रही है। इनको तो ये तकलीफ है। इनके पास खुद के जनादेश नहीं है, इनके पास खुद के लोग नहीं है। सर, हुगली इन्होंने जीता था, लोकेश चैटर्जी वहां की एमपी है जहां तक मुझे ज्ञान है,
लेकिन वहां पे तीन सांसदों को उतार दिया है सर एमएलए के लिए। एक सांसद जो पूरा हुगली जीतता है और वहां तीन सांसद, दो सांसद से लड़ रहे हैं वहां से। ठीक है। स्वपन दास गुप्ता जी और लॉकेट चैटर्जी खुद और यश जो एक कलाकार है, उनको भी उन्होंने वहां पे मौका दिया है। और बाबुल सुप्रियो जी जो बहुत बड़े नेता है बंगाल के, बीजेपी के बहुत बड़ा चेहरा है उनका, उनको इन्होंने टॉलीगंज से दिया है। ठीक है, हम शिशिर जी से, यशस्वी नेता अरूप जी वहाँ पे है, हम शिशिर जी से जरूर यही सवाल हमने पूछा था मानव जी पहले। लोगों के साथ एक प्रतिक्रिया आपकी हो गई है। पार्था मुखर्जी जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। पार्था जी, ये लड़ाई जो है बंगाल की, वो ज्यादातर अब बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ती हुई दिखाई दे रही है। जबरदस्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं, बहुत आक्रामक दोनों तरफ से प्रचार हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस जो है पार्था जी, वो कहां पर है? क्या कांग्रेस को एक यहां एक ऐसा सुनहरा अवसर नहीं दिखाई दे रहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, ये उठाकर आगे आया जाए? आप उतने एक्टिव, उतने आक्रामक पार्था जी नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये बात तो एकदम सरासर गलत है। अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो हम और लेफ्ट और इंडियन सेकुलर फ्रंट एक तीनों को मिल करके हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, रास्ते में है हम लोग। अगर आप आएंगे तो आप देख सकेंगे बंगाल में। अगर आप देखना नहीं चाहेंगे तो अलग बात है। बहुत कम से कम लास्ट 3 महीनों से हम लोग साझा बहुत आंदोलन किया है, बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज हम लोगों ने किया है। बात वो नहीं है, बात है कि आज बंगाल के आदमी के सामने ऑप्शंस क्या है। देखिए, एक तो है तृणमूल कांग्रेस, जो तृणमूल का जो प्रतिनिधि है उन्होंने बहुत श्री बोल के बहुत नाम गिना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके साथ जो अम्फान से रुपया लिया, जो कट मनी श्री, जो सिंडिकेट श्री, जो बाली खदान श्री, जो और जो बाकी जो श्री, जो रुपया बनाने का जो जरिया है, वो सब नहीं बताया उन्होंने। और बंगाल की जनता के सामने और भी एक प्रॉब्लम है कि जो आदमी ये सब में मतलब माहिर हो गया, जो आदमी बदनाम हो गया, उसमें से ज्यादातर आदमी अभी बीजेपी में है। तो मतलब आदमी क्या सोच रहा है कि अगर हम लोग करप्ट तृणमूल कांग्रेस को हटाने के लिए, क्या वो जो करप्ट आदमी लोग जहां पर गया है उसी बीजेपी को हम लोग वोट देंगे? हम एक छोटा आपको बता रहा है, राजीव बनर्जी जो बीजेपी का लीडर है, कुछ दिन पहले उनका कहना था कि बीजेपी का मतलब है भारतीय जंजाल पार्टी। तो मतलब सारे जो इधर उधर का जो जंजाल है वो जाके बीजेपी में आ रहा है। अगर आप आज बीजेपी का लिस्ट देखेंगे, मैंने अचानक आपको ऐसा लगेगा कि ये बीजेपी का लिस्ट है ना तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट है। इसमें इतना तृणमूल कांग्रेस और आपको पार्था जी इसका फायदा मिलेगा, नजर आ रहा होगा। इसका फायदा मिलेगा क्या पार्था जी? ये आप ये कहना चाहते हैं? जरूर मिलेगा। आप देखिए 2021 का जब इलेक्शन की बात करेंगे, 2019 पार्लियामेंट बात मत करें आप, 2016 जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसके बारे में बात करें, उस टाइम हम लोग को 38% वोट मिला था। अगर 100 में से 2 आदमी हमारे तरफ आते तो 2016 में ही परिवर्तन हो सकता था। ठीक है, लेकिन इसलिए बात इसलिए करेंगे पार्था जी, हम जरूर बात इसलिए जरूर करेंगे 2019 की भी, क्योंकि आपके साथ साथ बीजेपी भी है। और 2014 में मोदी लहर के टाइम पर भी बीजेपी को उतने वोट नहीं मिले जो 2019 में बीजेपी वहां पर ले गई। ठीक है, आते हैं सर। हमारा गठजोड़ तो टूट गया था ना, इसीलिए हुआ। अगर आज फिर से हम लोग आ गया एक साथ तो फिर से वो 2016 का बात। शिखा मुखर्जी जी, शिखा जी, मैम, बंगाल चुनाव में एक तो देखिए ये सीमावर्ती राज्य होने के साथ यहाँ पर घुसपैठ का एक मामला है जो बीजेपी लगातार उठा रही है। यहाँ एक मुद्दा अचानक से ऐसा लगता है CAA NRC गायब हो गया है, जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। भाई भतीजावाद है मैम, भ्रष्टाचार है मैम। आपको क्या लगता है कि वो कौन से जमीनी मुद्दे हैं जो इन विधानसभा चुनावों में यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा देना? शिखा मैम, क्या ये एक ऐसी सवाल आपने एक साथ पूछा? ठीक है, आप जवाब दीजिए। तो जरा वक्त दीजिएगा प्लीज। देखिए, यहाँ पे जो मुद्दा है, ये राज्य का प्रदेश का चुनाव है, तो इसलिए डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो बहुत बहुत महत्व रखता है। और यहाँ पे बीजेपी कह रही है कि ये डबल इंजन सरकार चलेगी यहाँ से यहाँ, और मोदी जी यहाँ के चेहरा हैं इन द सेंस कि वही लीड करेंगे, बाकी लोग यहाँ पे लड़ेंगे ऑन द ग्राउंड। तो ये तो एक है।
और डेवलपमेंट के अलावा जो मुद्दे हैं उसमें से मुझे लगता है कि आपने जैसे जिक्र किया घुसपैठ और सीएए एनआरसी को तो अमित शाह जी ने दिसंबर में ही कह दिया था कि ये अभी मुद्दा नहीं बनेगा क्योंकि ये अभी पैंडेमिक के बाद होगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो सीएए एनआरसी का मुद्दा है असल में कि कौन घुसपैठ है, कौन यहाँ का नागरिक है और कौन यहाँ का नागरिक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे रह रहे हैं, ये मुद्दा लेकिन बीजेपी ने छोड़ा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वो अब आप देख लीजिए ना कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं बांग्लादेश और वहां पे वो कहाँ जा रहे हैं, वो मतवा समाज का जो अपना जगह था, अपना जहाँ से वो आए हैं जी, वहां वो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आइडेंटिटी और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए उनके पास पहुंचने के लिए बीजेपी लेकिन लगातार जो प्रचार उनकी थी, सीएए एक नाम था, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा अभी भी जारी है और ये मुद्दा वो बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है जी। और छोड़ना ना ही उनके प्रचार में ये छूट रहा है। मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया, अमित शाह जी जिक्र करते हैं और मोदी जी तो बांग्लादेश जा ही रहे हैं। तो तीसरा जो है कि ये जो लिस्ट आज बीजेपी ने अनाउंस की, सेकंड लिस्ट जी, इसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एमपीज हैं, उनको रिजाइन करवा के वो उन्होंने एमएलए के हिसाब से नॉमिनेशन का लिस्ट में डाल दिया। तो इसका मतलब ये होता है कैंडिडेट की कमी नहीं है बीजेपी में। ये मैं कभी नहीं कहूंगी कि पश्चिम बंगाल में जहाँ पे पॉलिटिकल करियर्स बनाने के लिए लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, लेकिन उनमें नाराजगी नहीं होगी मैम? वो स्थानीय नेता जो मेहनत कर रहे हैं, जो इस उम्मीद में देखिए बीजेपी में इस वक्त पुराने लोग और नए लोग जो टीएमसी से आ रहे हैं और जिनको तुरंत टिकट मिल रहा है, बहुत उनका बहुत उनको पैम्पर किया जा रहा है इसमें आदि और नब्बो यही उनका विभाजन है और वहां पे जरूर फैक्शंस हैं, लेकिन जो मैं जस्ट इसको बोल दूं क्योंकि जो भाजपा ने टीएमसी के लिस्ट के ऊपर टिप्पणी दी थी कि ये तो सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से भरे हुए हैं बिकॉज टीएमसी की पॉपुलैरिटी कम होती दिख रही है। तो ये एक बूस्टर के हिसाब से वो एक्टर्स और टॉलीगंज के जो सिनेमा इलाका है वहां से उन्होंने लोगों को नॉमिनेशन दे दी। ठीक है मैम, भाजपा का इस लिस्ट में वही दिख रहा है। ठीक है मैम, नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे और बात करते हैं क्योंकि प्रोफेसर रागी भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संगीत रागी सर, बीजेपी संगठन का बेस, बीजेपी का काडर, बीजेपी का बंगाल में स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय नेता कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहे हैं। टीएमसी से आए हुए नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, उनकी पूछ ज्यादा हो रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये स्थानीय चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इसमें बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक, गृह मंत्री तक लगातार आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में ये लोग बंगाल की आम जनता और उसके मनस पटल पर कोई ना कोई अपनी बात रख पाएंगे, कुछ ना कुछ दस्तक दे पाएंगे? सर देखिए, आपके प्रश्न में ही इस प्रश्न का उत्तर भी छुपा हुआ है। यदि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 100 सभाएं कर रहे हैं बंगाल में, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका राजनीतिक नेतृत्व इस चुनाव को, बंगाल के चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहा है।
और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक काडर पार्टी है, तो मुझे ऐसा लगता है, ये प्रयोग इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया था और ऐसे ही सारे प्रश्न आए थे। वो उस प्रश्न को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में इतनी क्षमता है कि वो इन प्रश्नों का वो उत्तर निकाल सके, ढूंढ सके। कोई भी जो आइडियोलॉजिकल पार्टी है, वैचारिक पार्टी है, जब वो मास पार्टी बनती है तो स्वाभाविक है कि उसमें थोड़ा बहुत ये सब परिवर्तन आते हैं, लेकिन यही उसको क्षमता का प्रमाण भी देना पड़ता है कि वो बाहर के लोगों को कितना अपने आप में समाहित कर सकता है, संयोजित कर सकता है। यह भी उसकी क्षमता का और जिसको कहते हैं हजम करने की क्षमता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में भी ये प्रयोग किया था और ये सफल प्रयोग रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता था कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये एक अवसर था, लेकिन कांग्रेस का यदि आप इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस जब भी चौथे पार्टी पे पहुंच गई है, वहाँ से पहले पायदान दूसरे पायदान तक आई नहीं है। बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक नेतृत्व का संकट है, वैचारिक संकट से आज राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। आपको पता है कि 23 लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर जो है वो गांधी परिवार के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े। जब केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि ये चीजें जो है वो आपके प्रांतीय स्तर पर वो परिलक्षित होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी जो एक सेकुलर छवि लेकर के बात करती थी, आसाम के अंदर उस पार्टी से कर रही है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ हो। फिरजादा की पार्टी के साथ वो खड़ी हो रही है जो सबसे बड़ा कॉम्युनल पार्टी है। तो ये आसाम के केरला के अंदर वो मुस्लिम लीग के साथ खड़ी हो जाती है। प्रोफेसर तो कांग्रेस अपने ही वैचारिक प्रतिष्ठान को ध्वस्त करती है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे और चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब लौट कर आएंगे तो ममता अपने प्लास्टर लगे हुए टूटे हुए पैर के साथ व्हील चेयर पर निकलती हैं प्रचार के लिए, रोड शो करती हैं 5 किलोमीटर लंबा। तो क्या ये भावनात्मक ममता का रोल? पश्चिम बंगाल में जबरदस्त चुनाव की गहमा गहमी है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में अब सांसदों पर दांव खेला है, उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री सांसद बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हमारी संवाददाता प्रेमा ने उनसे बातचीत की। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हमारे साथ मौजूद है और वो आसनसोल से लड़ चुके हैं, लोकसभा के सांसद के सदस्य हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में टॉलीगंज की सीट से लड़ रहे हैं। बाबुल जी, अगर आप बता सकते हैं कि ये चुनाव जो है कितना एक्साइटिंग होगा, आप क्या डर रहे हैं या आप कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, डरने का कोई सवाल नहीं है। डर तो उन्हीं को होता है जो लोगों के साथ अन्याय किया है। तो डर अगर कोई रहे तो वो तृणमूल कांग्रेस है, डर अगर कोई रहा है तो वो लेफ्ट हैं जो 34 साल यहाँ पे अब शासन किया है। डर अगर कोई रहे तो कांग्रेस है जिनकी कोई लीडर भी नहीं है और कोई एक पर्टिकुलर दिशा भी नहीं है जिस रास्ते पे वो देश को आगे लेके जाने की कम से कम मौका तो मिलेगा नहीं, लेकिन रूपरेखा हो। और हम बहुत खुश हैं कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे एक हमें मार्गदर्शक, लीडर और इंस्पायर करने लायक एक ऐसे हमें पर्सनालिटी मिली है। और देखिए, जितना बड़ा चैलेंज उतना ज़्यादा मोटिवेशन, मैं इसी तरीके से देखता हूँ। एमपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टरियल वो है, सब है, लेकिन राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई हैंड्स आर वेरी फुल। टॉलीगंज में मुझे जो दायित्व दिया गया है, मैं पूरी तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ लड़ूंगा और डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ये सीट जीत के मैं अपने पार्टी के लिए ये सीट मैं जीत के दिखाऊंगा। और आसनसोल जैसे आपने मेरे इलाके की आपने बात की है, जिक्र की, वहाँ पे भी 7 सीटें हैं, तो 7 असेंबली सीट्स है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, लेकिन 2 अलग फेज में है, एक में 4th में है, एक 6th फेज में है। तो आई हैव 8-9 सीट्स टू काइंड ऑफ एंड प्लस कैंपेनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल। सो बीजेपी इस बार डेफिनेटली जो ममता दीदी की जो टिरनी रही है, जिस तरीके से बंगाल को उन्होंने बंगाल के ऊपर अन्याय किया है, तो पिछले 10 साल से हर दिशा में उन्होंने जो अन्याय किया है, परिवर्तन के नाम से, उन्नयन के नाम से जो लोगों को उन्होंने डराया धमकाया, जो और पीछे लेके चले गए, जो हमारा देश
जो आगे जाने की जो रास्ते में चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के, उससे बिल्कुल स्पीड ब्रेकर, रोड ब्रेकर की तरह वो खड़ी हुई है। तो हम असली डेमोक्रेसी की हत्या, लोग वोट नहीं दे पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बंगाल को लौटाना चाहते हैं, वो वैल्यूज़ लौटाना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं हो सकती है, और उस दिशा में आशुल परिवर्तन जो है, असली परिवर्तन जो है, और अच्छे की तरफ परिवर्तन जो है, बुरा परिवर्तन क्या हो सकता है वो ममता दीदी ने दिखा दी है, बंगाल ने देख ली है। अब असल परिवर्तन की तरफ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें उस दिशा में लेके जाना है, और उस एक फुट सोल्जर होने के नाते उस दिशा में जो असेंबली इलेक्शन हो रही है उसमें मुझे एक सीट से लड़ने का जो एक दायित्व मिला है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। बंगाल की राजनीतिक बिसात पर नए नए मोहरे, नई नई चाल, नए दांव, और ये सांसदों को चुनाव में उतारने का बीजेपी का एक दांव। शिशिर जी, बहुत सारे टीएमसी के बड़े बड़े नाम, शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा नाम, वो टूटकर आपके पास आते हैं, बीजेपी से अपनी जीत मानती है। लेकिन शिशिर जी, कहीं ना कहीं जितने भी नेता आए हैं, बड़े नेता, वो दागी हैं, कहीं ना कहीं उन पर कुछ ना कुछ आरोप है। ऐसे में आपका बीजेपी का जो जमीनी जो काडर आपने बनाया था, कार्यकर्ता है, उसमें असंतोष दिखाई दे रहा है। कहीं ये आपको नुकसान ना हो जाए? नहीं, बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बोलूं कि जहां तक जिसके ऊपर यदि कोई आरोप है तो वो एजेंसीज के सामने अपना आरोप से उसको वो वही साबित करेगा कि वो आरोप उसके ऊपर ठहरता है या नहीं। जहां तक हम लोग को पता है वो आरोप शायद नहीं ठहरे, मगर जहां तक आप ये बात बोल रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं में, देखिए ऐसा है कि कार्यकर्ताओं में हाँ कुछ बहुत कम कार्यकर्ताओं में जरूर एक है कि हमको क्या हो रहा है, बट बिल्कुल हमारे यहाँ कोई ऐसा चीज है नहीं, क्योंकि हमारे एक श्रृंखलाबद्ध पार्टी है। ये टीएमसी नहीं है कि यदि टिकट नहीं मिला तो उसी दिन तोड़फोड़ कर लिए, टिकट नहीं मिला तो रास्ता रोक दिए, पूरा एक राजमार्ग रोक दिए। लेकिन ये तो शिशिर जी टीएमसी के नेता है ना, ये तो आपके साथ भी कर सकते हैं। कल को इनकी महत्वाकांक्षा अगर पूरी नहीं होती है तो वो आपके साथ भी यही सब कर सकते हैं। खैर, एक रिएक्शन हो गया आपका, मानव जी। देखिए ऐसा है मैं और भी बोल दूं। हाँ प्लीज। ये है, आप जिस घर में रहते हैं वहां का क्या तौर तरीका, आप उसके हिसाब से रहते हैं। ठीक है, आपके अभिभावक ठीक है, तर्क अच्छा है सर, आपका अभिभावक संभाल लेता है बच्चों को, ठीक है। मानव जी, आज बीजेपी की जबरदस्त धमक दिखाई दे रही है। आपके बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भले ही आप ये कहें कि भाई फिर से बीजेपी से वो हमारे पास आ रहे हैं, वो बात की बातें देखी जाएगी, लेकिन मानव जी कहीं ना कहीं आत्म मंथन आप लोग करते हैं कि बीजेपी को बंगाल में अपनी जगह बनाने और बंगाल में जमीन देने, यानी कि मजबूती से खड़े होने के लिए क्या टीएमसी ही जिम्मेदार नहीं है? क्या टीएमसी पर के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, बंगाल में खून खराबा, बंगाल में विकास की धीमी गति? सर मैं समझ गया आपका प्रश्न क्या है, सही साहब। बहरहाल जो सबसे अच्छी बात आपने इनको बोली कि इनके पास खुद के नेता नहीं है, ये तो वास्तविक रूप में सबके सामने दिख रहा है, एकदम वास्तविक है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि भाई बात संचालक जी नहीं कर रहे, सर आप उनके मुंह में डाल रहे हैं। जयसवाल जी, आप ये कहाँ सुन रहे हैं? सर आपका बयान था, मैं बोल रहा हूँ, आपको मौका मिलेगा सर, नाम से सर आपको मौका मिलेगा सर प्लीज सर। मनोज जी, आप बीजेपी की बात मत कीजिए, आप हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। हाँ सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। जहां तक टीएमसी का सवाल है, हम लोग तो वैसे काफी मजबूत है सर, दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है कि 8 फेज में इलेक्शन कराया जा रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में 3 फेज में इलेक्शन कराया जा रहा है। इनके पास खुद के लोग नहीं है। हमारा सवाल मानव जी आपने सुना नहीं सर। से लोग खरीद रहे हैं, और सर जो लोग काम नहीं किए हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पे काम नहीं किया, जिन्होंने अपने कार्य का निर्वाह नहीं किया, हम लोगों ने उनको रास्ता दिखा दिया और उनको पता चल गया कि मानव जी आप समझ नहीं पाए। हम सीधे ये जानना चाह रहे थे आपसे कि आपकी तो वो पार्टी है, आपकी तो वो नेता हैं जिन्होंने सिंगूर नंदीग्राम से एक बहुत बड़ा आंदोलन को लीड किया। आपकी तो वो पार्टी, आपकी तो वो नेता हैं मानव जी जिन्होंने लेफ्ट के बरसों के 32 साल के शासन को उखाड़ फेंका।
इतना जबरदस्त भरोसा बंगाल की जनता ने आप लोगों पर किया, क्या वो कमी रह गई? थोड़ा सा दिल पर हाथ रखकर बताइए ना कि बीजेपी को आपने इतना मजबूती से वहां पर खड़ा कर दिया, लोकसभा में 18 सीटें ले आए। 2014 में मोदी की लहर थी। एक सेकंड मानव जी 2014 में मोदी लहर थी देश भर में। संगीत रागी जी देखिए, आएंगे सर आपके पास, ये सवाल मैं आप ही से पूछना चाहता था लेकिन बीच में रेफरेंस दे रहा हूं, बस आप इसका जवाब दीजिएगा सर। 2014 में तो मोदी की लहर थी मानव जी, तब भी आप बंगाल में बीजेपी को सीटें नहीं मिली, 2 सीटें हाँ नहीं मिली ना, लेकिन 2019 में आपने ऐसी क्या गलतियां कर दी कि 18 सीटें ले गई और उसके बाद अब और आक्रामकता से बीजेपी नजर आती है? मानव जी बताइए। सर असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में तो फर्क है सर, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देश को कोई चेहरा नहीं था, कांग्रेस एकदम गिरी पड़ी सरकार थी उनकी वहां पे, और हमारे यहाँ नेत्री है बहुत बड़ी है, इनके पास कौन सा चेहरा है मुख्यमंत्री को? नहीं है। हमारे नेत्री ने काम किया है, और सर 2011 में जब हमारी सरकार बनी थी तो वो ममता बनर्जी के कंधे पर चढ़ के वो सरकार बनी थी, और इसमें किसी के इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा के पीछे कोई उड़ाना नहीं था। हमने बंगाल को नया दिशा दिखाने के लिए हमारी नेत्री ने सरकार बनाया था, और जो अंधकार में बंगाल 35 वर्षों से थी उसमें सूर्योदय किया है, और जो लोग सर चले गए हैं जिसमें बीजेपी को भी मौका दिया ना आपने आने का। महत्वाकांक्षी है सर, अब बीजेपी से बड़ा महत्वाकांक्षी पार्टी कोई है क्या? इनकी तो डबल इंजन सरकार चलती है सर। अब रही महत्वाकांक्षा में आप महत्वाकांक्षी नहीं है, आप महत्वाकांक्षी नहीं। बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के राजनीतिक दलों को तो महत्वाकांक्षी होना चाहिए, बढ़ चढ़कर विकास करना चाहिए। आ रहा हूँ संगीत सर, आ रहा हूँ आपके पास। आज पैर पे चोटिल है फिर भी वो लड़ रहे हैं, इससे आपको क्या प्रमाण हो रहा है सर? ये तो प्रमाणित है कि उन्होंने कन्याश्री से लेकर हर वो योगदान दिया है इस प्रांत को जिसके महिलाओं को जरूरत है। मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को बोलूंगा ये सारे आप भी अपने अपने प्रांतों में चलाएं, शायद आपको आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा। मानव जी, हमने बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछा है कि क्या गलती ऐसी आपसे टीएमसी से, ममता बनर्जी से हुई कि बीजेपी ने बंगाल में अपने पैर जमा लिए? आते हैं अगली बार आपके पास। पार्थो जी, एक बहुत सुनहरा अवसर था आपके पास, एक ऐसा सुनहरा अवसर जब लेफ्ट का शासन बंगाल से खत्म हो गया था, ममता लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी थी, टीएमसी शासन कर रही थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, विकास की रफ्तार धीमी हो रही थी, सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे थे। जैसे ही लौटकर आएंगे तो मानव जी के पास लिए चलेंगे, क्योंकि टीएमसी लगातार साजिश का आरोप लगाती रही है। बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है। ममता ने टूटे हुए पैर के साथ रोड शो किया है, अमित शाह वहां पर रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग का फैसला भी आ गया, डायरेक्टर सिक्योरिटी को हटा दिया गया। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।